Namaskar. Good afternoon and a very good afternoon to all of you. I am Dr. Vinesh Mathur. I am an orthopedic spine surgeon and a specialist in spinal disorders and deformities. I have been practicing orthopedics and spine surgery for the last 30 years. ये मेरा एक प्रोफेशन भी है और मेरा पैशन भी है and I have spent most of my adult life dealing with spinal patients. रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉलम जो होता है ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑर्गन होता है बॉडी का। कुछ टाइम पहले तक तो इसको ऑर्गन सिस्टम्स में ही नहीं कंसिडर किया जाता था। अब जो है ये एक स्पेशल और अलग टाइप की साइंस है और एक ऑर्गन सिस्टम कंसिडर किया जाता है। ज़्यादातर लोगों का एक सवाल होता है कि रीढ़ की हड्डी की तकलीफ इतनी कॉमन क्यों होती है। हर दूसरा आदमी तीसरे आदमी से बात करो तो वो यही कहता है कि कमर में दर्द था। And they are right, about 75% of adults will experience at least one single episode of debilitating का मतलब severe back pain, जिससे आपको चलने फिरने में खड़े होने में दिक्कत होती हो। उस प्रकार का एक बैक पेन का एपिसोड आपकी लाइफ में होता ही है और ये 75% लोगों को होता है। तो ये क्यों होता है, क्या बात है बैक में जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती है। इसके लिए हमें कमर के स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। ये एक मॉडल है, बहुत अच्छा मॉडल है, प्लास्टिसिन का है, लेकिन ये बहुत एक्यूरेट मॉडल है स्पाइन का और ये दिखाता है कि रीढ़ की हड्डी का काम क्या होता है। ये लोअर पार्ट है स्कल का, यानी जो खोपड़ी होती है उसका, ये हिप्स पार्ट है और इसके बीच में जो एक बोन कनेक्शन होता है वो रीढ़ की हड्डी होती है। ये एक हड्डी नहीं होती है, इसमें एवरेज अडल्ट में 24 अलग अलग हड्डियां होती हैं जो आपस में मूव करती हैं, फ्लेक्स करती हैं, बेंड करती हैं। किसी भी जानवर को देखेंगे तो रफली स्ट्रक्चर सेम ही होता है, चाहे वो सांप हो या वो राइनोसेरस हो। वो इस तरह का स्पाइनल कॉलम होता है, इसमें बोन्स, लिगामेंट्स, मसल्स होती हैं और इसके अंदर से एक स्पाइनल कॉर्ड आता है जो स्पाइन बाहर की तरफ जाता है। फर्क बस इतना होता है कि ह्यूमन बीइंग्स आर द ओनली animals that evolutionally have started holding the spine erect. Some animals, some kinds of monkeys, some kinds of animals do sometimes marmots करके होते हैं जो सीधे खड़े होकर कुछ देर के लिए खड़े होते हैं तो फिर नीचे अपनी स्पाइन को करते। इसके अपोजिट में ह्यूमन बीइंग्स ज्यादातर अपनी जिंदगी जो है खड़े होकर निकालते हैं और इससे स्पाइन के ऊपर अननेचुरल लोडिंग आ जाती है और जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं रीढ़ की हड्डी करीब करीब पूरा वजन उठाती है। ये एक बहुत यूनिक स्ट्रक्चर है। देखिए, ये आपकी बॉडी को शेप देता है, हाइट देता है और स्ट्रेंथ देता है, पोस्चर देता है और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। आप ये देखिए कितना नॉर्मल आदमी जब झुकता है तो किस तरह से मुड़ती है, पूरी कमर इस तरह से सीट की तरफ झुक जाती है। आप टर्न करके कुछ उठाते हैं इस तरह से जाती है। अब आप सोचिए इस कंडीशन के अंदर आप अगर 24 ब्लॉक्स भी रखेंगे, उनको बैलेंस करना और चलाना कितना मुश्किल होता है। ये काम आपकी स्पाइन पूरे टाइम करती है, चाहे आप बैठे हो, खड़े हो, चल रहे हो, आप दौड़ रहे हो, आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप प्रोफेशनल एथलीट हो, वेट लिफ्टर हो या आप सिर्फ टीवी के सामने इस तरह से कर्व करके बैठे हो, इट्स नॉट अ ग्रेट पोस्चर, लेकिन ये स्पाइन आपकी कंटिन्यूसली काम कर रही है। अनकॉन्शियसली आपका ब्रेन इसकी पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करता है। जहां पे ये चीज सिस्टम फेल होने लगता है, चाहे आपकी गलती हो या कोई और बीमारी हो, तो ये स्पाइन पेनफुल हो जाती है। इसीलिए 90% जो प्रॉब्लम्स होती है स्पाइन की वो चालू होती हैं पोस्चर रिलेटेड या वेट बेरिंग इश्यूज से और इनको हम डीजेनरेटिव चेंजेस कहते हैं। इसमें एज का और हेरिडिटी का भी कॉम्बिनेशन होता है। केवल 10% प्रॉब्लम्स होती हैं जो बाकी स्ट्रक्चर्स के ऑर्गेनिक डिस्ट्रक्शन से होती हैं, जिसमें डिफॉर्मिटी होती है, कभी बनावटी कमी होती है, कभी कभी जो है रीढ़ की हड्डी के अंदर ट्यूमर्स भी होते हैं, इन्फेक्शन होता है। ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत कॉमन इन्फेक्शन है इंडिया में, वी शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ दैट। इसके अलावा और भी स्ट्रक्चरल डैमेज जो होता है, जैसे कि हार्मोनल डिसऑर्डर्स होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होता है, आर्थराइटिस होती है, जो गठिया होती है, वो भी स्पाइन के जॉइंट्स को इफेक्ट करती है। एक चीज आपको और याद रखनी पड़ेगी कि रीढ़ की हड्डी सिर से लेके हिप्स तक जाती है और इसके अंदर नर्व्स आती हैं जो सिर के नीचे सारे एरिया बॉडी को स्प्रेड होकर निकलती हैं, बिल्कुल फैन जैसे निकलती हैं, आपके रिमोटेस्ट पार्ट्स में जाती हैं।
ये नर्व्स जो होती है सेंसेशन स्पाइन से लेके लिम्स तक, पेट तक लेके जाती हैं। इसीलिए कभी कभी बैक में रिफर्ड पेन भी होता है, यानी छाती की तकलीफ से, चाहे वो हार्ट अटैक हो रहा हो या पेट में ऑब्स्ट्रक्शन हो, कभी कभी लेग्स के अंदर प्रॉब्लम होती है, ये पेन रेफर होके जो है रीढ़ की हड्डी की तरफ आ जाता है और हमें ये लगता है कि रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है। कुछ बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो मिस हो जाती हैं, जैसे पैंक्रेटाइटिस होता है या पेल्विक ऑर्गन्स के अंदर इन्फ्लेमेशन या ट्यूमर होता है, कभी कभी किडनी की बीमारी होती है जो बैक की तरफ रिफर होके आती है। सो द स्पाइन इज अ मिरर ऑफ द होल बॉडी। जिसकी स्पाइन फिट होती है उसका जनरली पूरा बॉडी फिट होता है। अलग अलग एज ग्रुप्स में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर हम बिल्कुल छोटी उम्र के या टीनेजर्स तक का फर्स्ट एज ग्रुप देखें, फ्रॉम 0 to 19 ईयर्स, तो आपको क्या पता है कि स्पाइन में कोई कर्वेचर नहीं होता। जब बच्चा जन्म होता है तो उसकी स्पाइन एकदम सीधी होती है, इसके अंदर कोई भी कर्वेचर नहीं होता, और जैसे जैसे वो सिर उठाता है, बैठता है और खड़े होता है, स्पाइन के अंदर जो है ये कर्व्स आने शुरू हो जाते हैं। इसमें बचपन के अंदर जो है सबसे कॉमन कॉज जो होता है बैक पेन का वो पॉस्चर होता है, क्योंकि कर्व्स पुअरली डेवलप्ड होते हैं, मसल टोन पुअर होती है, और स्पेशली टीनेजर्स के अंदर हार्मोनल और इश्यूज होते हैं, मेटाबॉलिक इश्यूज होते हैं, विटामिन डी की कमी होती है, जिससे मांसपेशियों की और बोन्स की स्ट्रेंथ कम होती है और वो पेनफुल हो जाते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, every other disorder that affects an elderly person or a middle-aged person can also affect a child. So we should never neglect the back symptoms at whatever age group they occur. One particular thing in the child that we should never ignore is the presence of a deformity. अगर आपको लगता है कि बच्चे के कंधे ऊपर नीचे हैं, क्योंकि आपकी कमर अगर टेढ़ी हो जाती है तो एक कंधा ऊपर एक कंधा नीचे हो जाता है, ये पीछे से देखने में आपको एक कर्व दिखता है इस प्रकार का, या आपको लगता है कि बच्चे के हिप्स ऊपर नीचे हो रहे हैं या पैर लंबे छोटे हो रहे हैं, तो याद रखिए ये एक बैक डिफॉर्मिटी की साइन हो सकती है। डिफॉर्मिटीज के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे मैंने कहा हर बीमारी अफेक्ट करती है, लेकिन एक पर्टिकुलरली यंग एज ग्रुप के अंदर जो होता है स्पाइनल डिफॉर्मिटी या स्कोलियोसिस इडियोपैथिक भी होती है, ग्रोथ रिलेटेड होती है, और इसको करेक्ट करने का भी टाइम वही होता है। So the takeaway message from this is never ignore back pain more than 3 or 4 weeks in a young child. Never ignore a deformity. कई बार लोग इस एक कहावत होती है कि बड़ा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, ये बहुत ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट कुछ डिसऑर्डर्स हैं जैसे स्कोलियोसिस होते हैं जिसमें वर्टिब्रा वेज्ड होते हैं और बनते ठीक से नहीं, ये एक्चुअली बढ़ती जाती है टाइम के साथ। सो नेवर इग्नोर अ बैक डिफॉर्मिटी, नेवर इग्नोर अ बैक पेन. We'll come to later to the red flags that you should look for. Now as you grow older, एक बार आप adulthood reach कर लेते हैं, जब young adult होते हैं तब आपकी जो है बोन्स पूरी डेवलप हो जाती हैं, आपकी हाइट बढ़नी बंद हो जाती है, उसके बाद डिफॉर्मिटी एक माइनर इशू रह जाता है। लेकिन ये याद रखिए कि ये जो 20 से 40 साल का एज ग्रुप होता है ये आपकी लाइफ का सबसे एक्टिव पीरियड होता है। यू आर मोस्ट एक्टिव, यू रन, प्ले, लिफ्ट वेट्स, थ्रो, sometimes you do silly things which can you jump from heights, you take challenges, and these all can injure. Now at this point of time your vertebrae are quite solid, the bones are very hard, so most of the stress is taken by the ligaments, muscles and the discs. This is the most common age group where disc degeneration starts. Even in athletes, professional athletes, disc degeneration starts in the early 20s. And you have to be aware of that. If you're not an athlete, then you have to be even more aware of that, because athletes are trained and they learn to take precautions while the normal human being does not do that. Now, disc problems are very common. At the same time, the bulk of disc problems that occur in the age group between 20 and 40 years can be dealt successfully by non-operative and non-surgical means. We try to avoid surgery in younger patients because there are long-term implications of operating and fixing a spine at this point of time. Now let's get to a slightly older age group, people between 40 and 50s, or what you call the middle of life. Now remember, at this point of time people start developing other problems also. Your bone density starts falling once you cross 30.
your muscles become a little flabbier. Not everybody, but most people. Your ligaments become a little stiffer, so the overall flexibility of the body goes down, and you start developing other problems like diabetes or hypertension or thyroid disorders, hormonal disorders. For women, menopause is a very important landmark in this phase, and there are dramatic hormonal changes. All of these will affect the bones and joints and cause accelerated degeneration, which means कि जो जोड़ खराब हो रहे होते हैं वो अचानक जो है उसमें एक तीव्रपन आ जाता है और डिसऑर्डर्स खराब होता है। इसलिए कई बार जो होता है, जो आदमी कई 40 के या 42 इयर्स में बहुत फिट लगता है, वो 47, 48, 49, 50 तक जो है दे स्टार्ट कंप्लेनिंग ऑफ बैक प्रॉब्लम्स। इस एज ग्रुप में सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो होती है वो हम कहते हैं द पेरिल्स ऑफ योर चाइल्डहुड। अगर आपने यंग एज में बहुत एक्सरसाइज नहीं करी है, आप फिट नहीं रहे हैं, तो ये बोन एंड डिजेनरेटिव चेंजेस जो हैं आपको बॉदर करने लगते हैं इसमें। नाउ वी कम टू द लास्ट एज ग्रुप, दैट इज 60 प्लस पेशेंट्स। मोस्ट ऑफ माय आउट पेशेंट और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स वी सी आर एक्चुअली इन दिस ग्रुप। दिस इज द टाइम व्हेन द फ्रूट्स स्टार्ट कमिंग इन and the bones become softer, the spine is almost rigid, it's lost its ability to bend, it's more vulnerable to injury. At the same time, remember, this is the age group where your body is weakest, so cancers, infections, tuberculosis also tend to start bothering your spine. Most elderly people need careful consideration. They will be having some degree of back pain, and they need careful consideration and careful observation as regards the treatment of this problem. So we come back to our original question, and that is red flags for spinal diseases. आपको कब चिंता करनी चाहिए? ये बड़ा ऑब्वियस है कि हर बार जब दर्द होता है तब आप डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, ये फिजिकली पॉसिबल भी नहीं है और डिजायरेबल भी नहीं है। तो क्या क्या चीज आपको खास देखनी चाहिए जिससे आपको पता चल जाए कि नहीं, ये डॉक्टर को दिखाने का टाइम आ गया है। तो द फर्स्ट साइन इज पेन। अगर पेन होता है, वो लोकलाइज्ड रहता है या स्पाइन के साइड्स में रहता है, तो रिलेटिवली माइनर। अगर पेन स्प्रेड होता है तो वो और सीवियर डिजीज को पॉइंट करता है। लेकिन पेन में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो टाइम की होती है। सो एनी पेन दैट इज मोर देन 3 weeks of duration should never be neglected. Any pain that is more than 6 weeks in duration should be investigated. Especially pain that radiates, जो गर्दन से दर्द निकल के आपके हाथों में जाता है, और pain that radiates from the back into the limbs should always be considered to be a sign of serious spinal disease. Why? Because the nerves that come out in the spine start getting irritated by damaged structures in the spine, and the pain tends to spread into the different organs. The next thing that you have to look for, and I have talked about it, is deformity, where the spine, there's change in the obvious structure of the spine. The most common deformity is kyphosis or bending. This is so common that most people consider this normal, but that's not true. If you see a lot of 70s, 80s, 90s people, they have perfectly normal looking spines. In this particular age group, if you get rounded back deformities, these are signs of osteoporosis, compression fractures, or something more serious. So you have to look for deformity. The third thing that you have to look for is neurological deficit. अगर आपके दर्द हाथ पैरों में जाता है, हाथ पैरों में कोई झंझनाहट या सुनपना या कोई वीकनेस आती है, और शुरुआत में तो बहुत माइनर सिम्टम्स होते हैं, आपको लगेगा कि आपने चाबी नहीं टर्न हो रही है आपसे, या गाड़ी का गियर चेंज कर रहे हैं तो दिक्कत होती है, या आपके सिग्नेचर थोड़ा खराब हो गया है और बैंक से आपके चेक बाउंस होने लगे हैं, या चलते वक्त जो है आपको लगता है कि ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बैलेंस गड़बड़ हो रहा है, जैसे लाइक यू हैड अ ड्रिंक और टू। Now these are subtle signs that the sensation from your hands is not right. In 9 cases out of 10, the problem will be either in the neck or the low back. This is a very important sign of spinal deformity. And the last symptom that I wish to discuss is something called claudication. ये एक बड़ा peculiar सा symptom होता है, जिसने एहसास किया है वही बता सकता है, लेकिन ये एक बड़ा common symptom होता है old age में, कि जब उठते हैं तब ठीक होते हैं, बैठे हैं तो ठीक है,
जब चलना शुरू करते हैं तो लोग महसूस करते हैं कि पैर थोड़ा सा भारी होने लगा है, थोड़ा सा बैलेंस जा रहा है, थोड़ा सा पैर के अंदर झंझनाहट या सुनपना लग रहा है। अलग अलग शब्द यूज करते हैं, कोई इसको स्टिफनेस कहता है, कोई इसको नमनेस कहता है, कोई भारीपन कहता है, बिकॉज पीपल आर नॉट एबल टू लोकलाइज एग्जैक्टली व्हाट इज रॉन्ग, बट all of them inevitably will have one feature in common, that the patient is okay when he is sitting or standing, but the moment they start to walk within 20 meters, 30 meters, 100 meters, sometimes half a kilometer, the legs seem to lose their function. This is a peculiar symptom of a condition called lumbar canal stenosis. रीढ़ की हड्डी में जब बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं तो इसके अंदर जो कैनाल होता है, जिसके अंदर नसेस आती हैं, वो तंग हो जाता है, इस तरह से कंप्रेस हो जाती है नसेस, नर्व्स, और जो चलते हैं उस समय उनको फूलने की जगह नहीं मिलती है, इसलिए वो स्पार्क करने लगते हैं। इसका एक बड़ा अट्रैक्टिव टर्म है, हम इसको स्पाइनल एंजाइना कहते हैं। जैसे हार्ट में चलने से आपका हार्ट का पेन बढ़ जाता है, उसको एंजाइना कहते हैं। इसको हम लोग स्पाइनल एंजाइना कहते हैं, क्योंकि ये चलते हुए आपकी कमर की सर्कुलेशन जो है इफेक्ट करने लगती है और नसों को डैमेज करने लगती है। अच्छा और अनइवेंटफुल लाइफ विदाउट स्पाइनल डिसऑर्डर्स लीड करना हर आदमी की चेष्टा होती है। क्या क्या करना चाहिए? वेल, a good part is luck, a good part is heredity. If you are lucky and your genes are good, you can do with very little. But those are non-modifiable factors. जो modifiable factors होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। modifiable factors का मतलब है जो चीज़ आप चेंज कर सकते हैं, जो चीज़ आपके हाथ में होती है। तो पहली बात तो ये है कि हमें बोन और मसल क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए। कैसे करेंगे? न्यूट्रिशन का इफेक्ट होता है इसमें। एडिक्वेट बैलेंस डाइट, which is a very common and a really it's not really a very it doesn't require a great deal of scientific knowledge to realize that. Maintain your weight so that there are no abnormal loads on the spine. Exercise regularly. अब लोग कई बार पूछते हैं कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए रीढ़ की हड्डी को बचा के रखना चाहिए। Well, any exercise is good exercise. In my experience, I have found that if nothing else, just go for a walk. Walking is a great exercise for your back. You have cyclical contraction and relaxation of the back muscles. Aerobic capacity बढ़ती है, आपके हार्ट improve होता है, आपकी डायबिटीज improve होती है, आपके hips improve होते हैं, और साथ में जो है आपके spine का भी balance और tone improve हो जाता है। Not to say it does wonders for your personal and your social life if you are walking in a group. So walk. Keep walking and that will keep your spine healthy. A spot of yoga will help most people because it improves the flexibility of your spine, and people who have once started doing it now say that they can do without eating but they can't do without yoga. I would advise anybody above 40 years to indulge in a little bit of stretching or yoga based exercises. Now I have mixed thoughts about going to the gym. Now, if you are young, very fit, your fitness levels are high, your weight is perfect, you should go to the gym. But I am not a very strong proponent. I've seen a lot of young males and athletes who do competitive weightlifting and who damage their backs because of poor training or just bad luck. Weightlifting is something that I'm not in favor of for your ordinary layman, and especially you should not be starting to lose weight by going to a gym. If you have to do or start an exercise program, just do aerobic exercise first, whether you use a treadmill or whether you walk on the road or in the park or wherever. But don't start by lifting weights or doing isotonic exercises. It can cause a lot of damage. So that covers exercise and nutrition. You should watch for other symptoms. A lot of your spine health depends on the general health of your body. If you're diabetic, you're more prone to get infections. If you have lung problems, you're more prone to get infections. As you age, if you don't follow all this, or you've been unfortunate enough to have other sicknesses and your bones deteriorate, you can even have pathological fractures because the bones are soft and have deteriorated. Now the last part I would like to talk about is regarding treatment for spinal disorders, particularly surgery. I'm a surgeon. We do well over 600 spine surgeries in the whole year. And many people ask me, operation कब करना चाहिए,
कैसे होता है, क्या प्लसेस होते हैं, क्या माइनसेस होते हैं, क्या सेफ्टी होती है। सर्जरी जो होती है बैक के स्ट्रक्चर को ऑल्टर करने के लिए होती है। अगर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हमको लगती है बैक में जो रीढ़ की हड्डी के फंक्शन को अफेक्ट कर रही है या नर्व्स को अफेक्ट करती है, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग ऑपरेट करते हैं। आज के दिन में हम लोग बहुत एग्रेसिवली ऑपरेट करते हैं क्योंकि ओवर पीरियड ऑफ टाइम surgery has become much safer, it is much more predictable, and the recovery period is much better. Using technology, we can see the vertebrae as we operate, we can fix them, we can correct their various deformities by using implants, we can even correct a rotation or side to side deformities. We can remove bone selectively and remove the pressure from the nerves and thereby causing relief of all your symptoms. थैंक यू डॉक्टर। हमारे एंड पे कुछ क्वेश्चंस आए हैं। गीतांजलि जी पूछ रही हैं कि उनके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा बैक पेन होता है एंड वो बहुत रेगुलरली ड्राइव करते हैं, तो इस चीज़ के लिए वो क्या कर सकते हैं? वेल, जो सिटिंग पोजीशन होती है, वो बात मेरे से रह गई। जो सिटिंग पोजीशन होती है, वो लोग कई बार पूछते हैं कौन सी पोजीशन बेस्ट होती है। वेल, बेस्ट इज ऑफ कोर्स व्हेन यू आर लाइंग डाउन, देयर इज नो लोड ऑन योर स्पाइन, बट वी कांट स्टे लाइंग डाउन ऑल द टाइम। द सिटिंग पोजीशन इज द वर्स्ट पोजीशन फ्रॉम द बैक। आई बिलीव most of back pain that we see today is actually the pain of a sitting position. Whether you're sitting in the office and doing a lot of computer work, you're an accountant, you're a software engineer, 12 hours hunched in front of a screen, or you're a driver, or you drive a lot, when you're sitting, your back is taking almost 60% of the load of your spine, and your muscles are flabby because you're trained in that way. The brain is trained, the muscles don't contract all that well. You get abnormal postures. Now, if you have to travel, if you have to drive, then you can use supports or lumbar cushioning. You could exercise a little before you start driving. Also, if you have to say drive habitually, I mean there are people who would typically be driving from Delhi to Jaipur on a daily basis or every 2 days. You could think about calibrating the amount you drive in one session, breaking it down to sessions of 1 to 1.5 hours. Having said that, ड्राइविंग मिनिमाइज करिए अपने अगर आपको बैक पेन है, और एक्सरसाइज पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। पेन किलर्स का कोई बहुत ज़्यादा इसमें रोल नहीं होता, ये एडिक्टिव होता है। आजकल माना जाता है कि थोड़ी भी पेन किलर की डोज लेने से जो है आपके किडनीज पे भी इफेक्ट आता है, ये क्रोनिक कंडीशन है। माई रेमेडी वुड बी टू रिड्यूस द अमाउंट यू ड्राइव एंड टू एक्सरसाइज, दैट शुड टेक केयर अबाउट 90% ऑफ द प्रॉब्लम। डॉक्टर, एक और क्वेश्चन आया है। दिशा जी बोल रही है कि उनका 3 साल पहले सी सेक्शन हुआ था एंड वो 31 ईयर्स के हैं, पर अभी भी उनकी बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो वो क्या कर सकती हैं? If she is 3 years after her delivery, Disha, I would really check out the alignment and posture of your spine. A lot of women develop back problems after pregnancy, वो चाहे सिजेरियन हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी हुई है। उसका एक मेन रीज़न होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है, एक्टिविटी कम हो जाती है। ऑल्सो बॉडी जो होता है एक टाइम पे एक रिलैक्सिंग हार्मोन सिक्रीट करता है टू रिलैक्स द पेल्विक लिगामेंट्स टू अलाउ चाइल्ड बर्थ। सो देयर इज अ लॉट ऑफ बैक पेन बिकॉज ऑफ वेट गेन, abnormal posture, and the presence of hormonal substances which will relax the ligaments in your body. The process for avoiding back pain starts almost immediately after delivery. Vitamin D supplementation, regular aerobic exercise, and once you are 3 years after, you can well do good abdominal isometric exercises. Having a regular healthy walking program and abdominal and back exercise strengthening program can do wonders. I would also look at your vitamin D levels and try to look at other things like your calcium intake, which could also contribute to the problem. Thank you so much, Dr. Mathur. Thank you.